मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ के मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम हमारा हस्बैंड हमें साथ में नहीं रखना चाहता है, हमारे पास बच्चे भी हैं, हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम कहाँ पे जाएँ। और एक सिचुएशन तो ये होती है जिसके अंदर आप वहाँ पे रहना चाहती हो, ठीक है, बट आपका हस्बैंड आपको वहाँ पे नहीं रख रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपने पहले से ही केस कर रखा है, चाहे वो 498A का हो या फिर डीवी का हो या फिर मेंटेनेंस का केस हो। सो गाइस, इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आप ऐसे में क्या कर सकती हैं अगर आपका हस्बैंड आपको साथ में ससुराल में नहीं रखना चाहता है। तो गाइस, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए और सिंपल लैंग्वेज के अंदर लॉ को समझने के लिए, कानून का जानकार बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपके लिए है, तो आप इसको बिना स्किप किए पूरी देख लीजिए। तो नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर उनके बीच में होता है, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको उस मैटर को बहुत ही प्यार से सुलझाना है। चाहे वो अपने फैमिलीज़ के बीच में बैठकर सुलझाए, मायके वाले भी आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन उस मैटर को जितना हो सके घर में ही सुलझाने की कोशिश कीजिए। अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं, आपने पूरी कोशिश करी है कि हमारे रिलेशंस बेटर हो जाए, बट फिर भी अगर आपके रिलेशंस बेटर नहीं होते हैं तो आपको सबसे पहले ये अपना माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा केस करना है। क्योंकि आपके 2 बच्चे भी है या एक बच्चा भी होता है एक लेडी के साथ में, अगर आप मायके में जाकर भी रहेंगी तब भी वहाँ पर भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनकी भी अपनी अलग फैमिली होती है। तो ऐसे में पहले आपको ये समझना है कि आपको अपने ससुराल में रहना है या नहीं रहना है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहती हो तो आपको पहले सिविल केस फाइल करना पड़ेगा। ये सिविल केस करने से पहले, यानी कि सेक्शन 9 का केस, जिसके अंदर ये होता है कि आप अपने ससुराल में अपने पति के साथ में रहना चाहती हो, लेकिन इससे भी पहले आपको अपने एक एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस अपने हस्बैंड को ज़रूर भिजवाना है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है कि आप भी मेरे साथ में रहना चाहते हो। तो वो आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे देगा, अगर वो रहना चाहता होगा तो। लीगल नोटिस के रिप्लाई के अंदर वो आपको बता देगा कि वो क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना घर बसाना चाहती हो तो आपको सेक्शन 9 का केस डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लेडीज़ कहती है कि मैं 1 साल से 2 साल से बैठी हुई हूँ अपने मायके के अंदर और मेरा बच्चा भी है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको डीवी केस 498 केस की तरफ नहीं जाना है, सबसे पहले आपको सेक्शन 9 सिविल केस की तरफ जाना है। अगर आप अपना घर को बसाना चाहती हो, अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहती हो, वहाँ पर अधिकार प्राप्त करना चाहती हो, जैसे ही आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंडर जाकर केस को फाइल करती हो तो आपको 2-3 डेट पर देखना है कि आपका हस्बैंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो आ जाता है तो वो अपना क्या रिप्लाई फाइल कर रहा है, क्या वो करना चाहता है, क्या वो साथ में रखना चाहता है आपको या नहीं रखना चाहता है। लेकिन अगर वो फिर भी आ नहीं रहा है, कोई भी डेट पर नहीं आया है, 5-6 महीने निकल चुके हैं और वो आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे में कोर्ट आपके फेवर में एक्स पार्टी डिक्री डिक्लेयर कर देगी। इसके बाद आपको सेक्शन 9 के अंडर ही एक इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव करने की मुझे खर्चा चाहिए हस्बैंड से। तो ऐसे में जो हस्बैंड है वो टूट जाता है जब उसकी जेब से पैसा जाता है। कोर्ट के अंदर 90 या फिर 60 डेज़ के अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपका मेंटेनेंस बंद जाएगा और हस्बैंड को आपको पैसे देने पड़ेंगे। चाहे आपका डीवी का केस चल रहा हो या 498A का केस चल रहा हो या फिर मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, अगर आपके साथ में कोई बच्चा है तब भी आपको दोनों को देखकर ही कोर्ट आपकी मेंटेनेंस बांध देगा और हस्बैंड को वो मेंटेनेंस आपको मंथली पे करनी पड़ेगी। ऐसे में कोर्ट सिचुएशन को देखता है कि 2 बच्चे हैं या फिर 1 बच्चा है महिला का, ठीक है, और हस्बैंड कितना कमाता है और महिला के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के हाउस में रहती है। तो इस सब सिचुएशन को देखकर एक अमाउंट आपके लिए सेट कर दिया जाएगा कि ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा हस्बैंड को। आपको खर्चे की दिक्कत थी तो आपको खर्चा मिलने लग गया है। आपको खर्चा मिलने के बाद सेक्शन 9 का जो फाइल आपने केस करा था वो भी आपके फेवर में आ चुका है। इसके बाद अगर हस्बैंड चाहता है कि वो आपसे डाइवोर्स ले ले तो वो उसको डाइवोर्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, क्योंकि आपने सेक्शन 9 का केस फाइल करा था इसलिए, क्योंकि आप साथ में रहना चाहती हो लेकिन हस्बैंड आपसे डाइवोर्स लेना चाहता है, तो कोर्ट आपके फेवर में केस को करेगी और हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देगी। खर्चे से बचने के लिए हस्बैंड डाइवोर्स फाइल करता है तो आपको इस बेस पर डाइवोर्स नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने पहले से ही सेक्शन 9 फाइल कर दिया था। तो आप डाइवोर्स से बच सकती हो और अपने सारे के सारे अधिकार, क्योंकि आप एक लीगली वेडिड वाइफ हो, आप उसकी कानूनी तौर पर उसकी पत्नी हो, तो आपको सारे के सारे राइट मिलेंगे अगर आप इस तरीके से चलती हो। आपको कभी भी 498A का केस नहीं करना है, क्योंकि 498A के केस के अंदर 3 साल तक की सज़ा होती है। आपको जब भी आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप
डीवी एक्ट के अंदर जाकर अपना केस कोर्ट में फाइल करिए। और अगर आपको वहाँ पर रहना है, ससुराल में रहना चाहती हो आप, तो आपको सेक्शन 2 की तरफ जाना है और एक एप्लीकेशन फाइल करनी है कि मैं ससुराल में शादी के बाद मैं इसी घर में आई थी तो मुझे वहाँ पर रहने दिया जाए। क्योंकि चाहे वो कुछ लेडीज़ की ये भी कहना है कि मैम जिस ससुराल में हम आए थे वो प्रॉपर्टी हमारे सास ससुर के लिए है और सास ससुर ने हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उस घर में शादी के बाद आए हो तो आपको वहाँ पर रहने का पूरा अधिकार है। अगर वो प्रॉपर्टी सास ससुर की भी है तब भी हस्बैंड को आपके लिए ऐसी एकोमोडेशंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका रेंट भरना पड़ेगा जहाँ पर भी आप रह रही हो। वो कभी भी आपसे इस तरह से नहीं बच सकता। ये उसका कानूनी तौर पर कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि वो आपको प्रॉपर एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाए। डीवी केस के अंदर आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको कोई भी हस्बैंड हो या सास ससुर हो आपको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी। और आपको सेक्शन 12 के अंदर भी जो क्रूल्टी आपके साथ में हुई है कि आपको आपके बच्चे हैं और आपको वहाँ पे रखा नहीं जा रहा है, तो ऐसे में आपके साथ में क्रूल्टी हुई है तो आपको प्रोटेक्शन वहाँ पर भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके साथ साथ आपको डीवी केस के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी साइड बाय साइड आपको लगानी है ताकि आपकी मेंटेनेंस डीवी केस के अंदर भी बन जाए। आप सेक्शन 9 के अंदर भी मेंटेनेंस ले सकती हैं, खर्चा ले सकती हैं। आप डीवी केस के अंदर भी खर्चा ले सकती हैं और आप मेंटेनेंस केस 125 के अंडर भी आपको मेंटेनेंस मिल सकता है, यानी कि आपको तीन जगह से मेंटेनेंस मिल सकती है। इसी के साथ साथ आपको इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी डीवी केस के साथ में लगानी है ताकि आपका खर्चा वहाँ पर बंद जाए। आपका खर्चा सेक्शन 9 के अंदर भी बन जाएगा, आपका खर्चा डीवी केस में भी बन जाएगा और आपका खर्चा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस के अंदर भी आपका खर्चा बन जाएगा, यानी कि तीन जगह से आपका खर्चा बंद जाएगा कोर्ट की तरफ से। आपका डीवी केस में मेंटेनेंस बन गया, आपका सेक्शन 9 के अंदर भी मेंटेनेंस बन गया। तो ऐसे में हस्बैंड क्या करेगा, वो इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा और आपको वो साथ रखेगा। लेकिन आपको इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। डीवी केस में क्या होता है, आपके साथ में कोई मारपीट हो रही है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको खर्चा मिलेगा। अगर आप किसी रेंट वाले घर में रह रही हैं तो हस्बैंड को आपको रेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, या फिर आपको अगर वहाँ पे रहना है ससुराल में तो आपको रहने का अधिकार मिलेगा। तो बेसिकली जो डीवी एक्ट है वो महिला की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है और ये हमेशा महिला के फेवर में ही जाता है। ऐसे में हस्बैंड आपसे डाइवोर्स भी नहीं ले सकता, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप क्या करा है कि आपने सेक्शन 9 का केस पहले से फाइल कर दिया है कि हाँ जी मैं तो रहना चाहती हूँ, तो वो आपसे डाइवोर्स नहीं ले सकता। कोर्ट उसे कभी भी सेक्शन 13 के अंडर जाए कभी भी उसको डाइवोर्स नहीं दे सकती। इसके बाद आपको सेक्शन 24 लगाकर वहाँ पर भी खर्चा मांगना है कि आपने वकील करा है और वकील का खर्चा भी तो होता है। तो ऐसे में आपको वहाँ पर खर्चा मांगना है कि मैं तो कमाती नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मेरे पास 2 बच्चे, इनका पढ़ाना लिखाना सब कुछ होता है, तो आपको वहाँ से भी मेंटेनेंस मिल जाएगी अंडर सेक्शन 24 में जाकर। 498A का केस तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये समय की और पैसों की दोनों की बर्बादी है। अगर आप अपना घर बसाना चाहती हो तो आपको इस तरह से सबसे पहले सेक्शन 9 फाइल करना है, फिर उसके बाद आपको डीवी फाइल करना है और वहाँ से खर्चा बंधवाना है। ऐसे में हस्बैंड को आपको रखना भी पड़ेगा, बच्चों को खर्चा भी देना पड़ेगा, आपकी भी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी और ऐसे में आप अपना घर बसा सकती हो। तो गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं।